गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जया गोस्वामी बीएड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पसंद आए तो। और इसी के साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा थर्ड पार्ट है जेंडर का, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। खासतर से ये वीडियो मैं इस समय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं और ऐसे में बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव तैयारी करने के लिए ये माध्यम एक प्लेटफॉर्म मिला है जो बहुत अच्छा रहेगा और आपके काम आएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो जारी कर रही हूँ, जारी रख रही हूँ, जिसमें मैंने 2 वीडियोस में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने आपको पैट्रियार्की से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सेक्स, जेंडर, देन आपको फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, और इसके अलावा मैंने राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड लिंकेज बिटवीन देन अबॉर्शन राइट्स, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल राइट्स, देन साइकोलॉजिकल हैरासमेंट एंड इसके साथ इंटरनेट हैरासमेंट, पॉश एक्ट और सेक्सुअल हैरासमेंट, ये टॉपिक कुछ लिए थे और इसमें अभी भी 3-4 टॉपिक मिसिंग हैं जो मैं इसके थ्रू कंप्लीट कर रही हूँ। और ये मेरा लास्ट वीडियो है जेंडर को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और जिस पोटेंशियल के साथ मैंने बना रही हूँ सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए गाइस इसमें मैंने सिर्फ एग्जामिनेशन डाला है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जया गोस्वामी हियर, बीएड सेकेंड ईयर, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। So the topic is going to be start and my topic today is gender. First, what is gender? देखिए, पिछले 2 टॉपिकों में मैं जेंडर को ही लेके बात कर रही हूँ। बुक का नाम ही जेंडर, स्कूल और सोसाइटी है, तो आप समझ सकते हैं जब एक बुक का नाम जेंडर है, स्कूल है, सोसाइटी है, हमारे कोर्स बीएड सेकेंड ईयर में, तो जेंडर अगर क्वेश्चन आएगा तो अचरज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। प्लीज़ इसकी तैयारी कीजिएगा कि व्हाट इज़ जेंडर। ये आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जेंडर अगर बच्चों को नहीं पता, एक सिंपल चीज़, तो फिर जेंडर की बुक में लिखा हुआ कैसे पता लगेगा। सॉरी गाइस आपको इस तरीके से परेशान करने के लिए, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप प्लीज़ जेंडर को आप एक बार देखिएगा। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये आपका फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है। ये आपका बॉडी या फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है कि भगवान जी ने आपको ऐसे ही बनाया है। ये एक सोशली कंस्ट्रक्ट है, ये समाज में ही उत्पन्न हुआ है, समाज ने ही इसको जन्म दिया है। आपके चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, उसके जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, ये बायोलॉजिकल ये नहीं है, ये आपका एक जेंडर रोल्स हैं जो उनको समाज ने दिए हैं। तो ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर इज कंसिडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट इम्पैक्ट्स राइट्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये लड़का और लड़की, मेल और फीमेल के राइट्स, उनके अधिकारों पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कर्तव्यों पर, उनके दायित्वों पर, एटीट्यूड उनके पर्सनालिटी उनके एटीट्यूड्स, उनका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, बिहेवियर पैटर्न, इन सब पर बहुत असर डालता है। मैन एंड वुमेन और सोसाइटीज़, इन ऑल सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार भर की, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये अपनी छाप छोड़ता है। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर क्रिएटेड इन आवर फैमिलीज, सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के है बेसिस पर फैमिलीज़ में या सोसाइटी में वो किस तरीके का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ये भी समाज ही तय करता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में जनरली आप देखते हैं, इन इंडिया जनरली ऑल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर परफॉर्म बाय वुमेन, आउटसाइडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर परफॉर्म बाय मैन। ज़्यादातर आपने इंडिया में देखा होगा कि अभी भी रूरल एरिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डोमेस्टिक निभाई जाती हैं वो जनरली वुमेन ही निभाती है और बाहर के काम आदमियों को दिए जाते हैं। बेशक टाइम और चेंज ऑफ कल्चर के हिसाब से ये बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरह से बदलाव नहीं है और कहीं कहीं पर अभी भी ऐसा होता है। बहुत इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत रेशो जो है अभी भी कम है वुमेन का मैन के अकॉर्डिंग, मैन के अगर कंपेयर किया जाए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने का। तो इन जेंडर रोल्स द डिफरेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस दैट सोसाइटी डिफाइंस एंड एलोकेट्स टू मैन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। दीज आर नॉट नेसेसरली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड देयरफॉर कैन चेंज विद टाइम इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए, मैंने पहले भी बोला ये बायोलॉजिकल नहीं है, इसीलिए ये समय के साथ साथ डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से बदल सकती है।
जैसी आपकी परिस्थितियाँ, कहते हैं ना इंसान को वैसे ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छे, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था, जो आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वेटेशन लेवल जो जिनका बहुत अच्छा होता है, वो अपने को अडेप्ट कर लेते हैं न्यू हैबिटेट के हिसाब से। जैसी परिस्थितियाँ मिलें उसके अकॉर्डिंग जितनी जल्दी वो अडेप्ट कर लेगा उतना वो इंटेलिजेंट माना जाता है। तो यही यहाँ पर भी है कि अडेप्ट टाइम और इमोशंस के हिसाब से अलग अलग जगह पे अपने को अडेप्ट कर लेना। दिस इज सोसाइटी एंड सोशलाइजेशन। एंड देन टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, थर्ड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर। देखिए मैस्कुलाइन में मेल जेंडर आ जाते हैं एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज़। मैन कैसे होते हैं? स्ट्रेंथ, बोल्डनेस, जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग में भी बताया था मैंने आपको। फेमिनाइन जेंडर में एक नाउन से इसको डिनोट किया जाता है, फीमेल सेक्स को बताया जाता है, और इसका नेचर ही बहुत जेंटल, मैन से जेंटल, शाय और काइंड किस्म का होता है। थर्ड जेंडर न मेल है न फीमेल है, इनको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है एंड दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। दे आर कॉल्ड बाइनरी जेंडर ऑल्सो। इनको रिप्रोड्यूस करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये एक तरह से न्यू लिविंग बींग को जन्म नहीं दे सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, और इसलिए इनको थर्ड जेंडर की श्रेणी में रखा जाता है। देन ट्रांसजेंडर, इसमें अगर गेज कहें, आजकल की कॉमन ट्रेंड में गेज, वी आर गेज और इस तरीके की भाषा, जो सेम सेक्स आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरीके के ट्रांसजेंडर में ये लोग आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जेंडर का टॉपिक खत्म होता है एंड वी आर गोइंग थ्रू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए अगर बीएड में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं आया तो क्या आया? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। और आजकल तो ये टॉपिक बहुत ही प्रचलन में है और ये आना चाहिए, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन 4 नंबर या 2 नंबर में पक्का आएगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वुमेन गेन कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग एंड क्लेमिंग देयर राइट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, एट इंटरनेशनल, लोकल और हाउस होल्ड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो औरत है, जो फीमेल कैरेक्टर है, इसने अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल कर लेना अपने ऊपर, अपने को जानना और अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना, अपने अधिकारों को क्लेम करना कि हाँ भाई ये मेरे अधिकार है। सोसाइटी के हर लेवल पर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, चाहे वो हाउस होल्ड अपने घर में ही हो, तो अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाना, आवाज़ उठा देना, एक नारी सशक्तिकरण, एक नारी को शक्ति से परिपूर्ण कर देना, अपने बारे में, अपने लाइफ्स के बारे में कंट्रोल करना, उसको जानना, ये प्रोसेस, इसको वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दिया गया है। एंड एजुकेशन ऑफ ए बॉय इज एजुकेशन ऑफ ऑल। देखिए आजकल का सिनारियो क्या है, टुडेज व्हाट इज द टुडेज सिनारियो। एक बात बड़ी खूबसूरत कही गई है और शायद हमें पता भी है लेकिन हम इसमें अमल नहीं करते। एजुकेशन ऑफ ए बॉय इज एजुकेशन ऑफ वन पर्सन, बट एजुकेशन ऑफ ए गर्ल इज द एजुकेशन ऑफ द एंटायर फैमिली। अगर एक लड़का एजुकेट होता है तो सिर्फ एक इंसान एजुकेट होता है, लेकिन एक लड़की एजुकेट होती है तो पूरा परिवार एजुकेट हो जाता है, इंटायर फैमिली पर उसका असर पड़ता है। इसीलिए ये आज का सिनेरियो है। बहुत ही प्यारी लाइन है, अगर आप इसको ऐड कर सकें इसमें तो खूबसूरती से वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है और भी शक्तिशाली बन जाएगा यहाँ पर। एंड नीड क्यों है वुमेन एम्पावरमेंट की? देखिए पहला है बेटर सोसाइटी। अगर आपको अच्छी सोसाइटी बनानी है, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ डालने हैं बच्चों में, अच्छी चीज़ों को जन्म देना है, तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट आना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। दूसरा बेटर हाइजीनिक कंडीशन। अगर साफ़ सुथराई की बात करें, देखिए जो बंदा, जो भी वुमेन एजुकेट होगी, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, सशक्तिकरण, वो शिक्षाप्रद होगी, तो उसे सफाई का, सबसे पहले हाइजीनिक चीज़ों का पता रहेगा कि उसे घर में किस तरीके से रहना है, कितनी सफाई में उसे अपने आसपास माहौल बनाना है, और कहीं ना कहीं उसके घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा, बीमारियां कब दूर रहेंगी, तो एक हाइजीनिक कंडीशन को भी जन्म देता है। तीसरा रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट। देखिए अगर आपकी फर्टिलिटी रेट में भी अंतर आता है, अगर औरतें एम्पावर्ड हैं, हर तरफ से वो सशक्तिकरण है, पैसे से लेकर, और इकोनॉमिक स्टेटस उनका अप है, इसके साथ साथ सोशल स्टेटस उनका अप है, तो फर्टिलिटी रेट जाएगा, वो अपने आप में हाइजीनिक हो पाएंगे, उनको पता लगेगा कि ज़्यादा बच्चे और कम बच्चों में क्या नुकसान और फ़ायदा है, और वो उस तरीके से अपनी फैमिली प्लानिंग करेगी और उनका फर्टिलिटी रेट ज़रूर घटेगा, क्योंकि उन्हें पता लगेगा अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो उनसे जो परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सब कुछ एक इफेक्ट डालेगा वो उस पर, तो वो रिडक्शन आएगा, कमी आएगी उसमें, फर्टिलिटी रेट में बच्चे कम होंगे। हैप्पीनेस इन फैमिली। देखिए छोटा परिवार बड़ा सुखी परिवार, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट होती है तो ज़रूर वो इस तरीके के कदम अपने घर में उठाएगी जिससे हाइजीनिक कंडीशन रहे, फर्टिलिटी रेट घटे और खुशियाँ तो फिर आएंगी ही आएंगी। और इसके बाद सेक्स एजुकेशन। देखिए नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत इसलिए भी है कि सेक्स एजुकेशन होना आज की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और अगर वुमेन आगे आएंगी तभी ये पॉसिबल है।
क्योंकि वुमेन इसमें एक बहुत बड़ी रोल निभाती हैं। एक्सप्लॉयटेशन अवॉइडेड, देखिए एक्सप्लॉयटेशन क्यों अवॉइड, कैसे अवॉइड होगा? अगर आपका बहिष्कार, आपका एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा कैसे? क्योंकि आप अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। जब औरतें, जो वुमेन एम्पावरमेंट, जब वो शक्तिशाली होंगी तो वो अपनी अपनी जानेंगी कि उनके अधिकार क्या हैं, कानून ने उन्हें क्या अधिकार दे रखे हैं, इन सब के बारे में वो जानेंगी और इससे उनका बहिष्कार, उनका एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा। कैन टेक देयर ओन डिसीजन, वो अपने फैसले खुद ले पाएगी। देखिए इंसान तभी अपने फैसले खुद ले सकता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा है। और यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात कहें तो बुरा नहीं, गलत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने डिसीजन तभी ले सकती है जब अपने पैरों पे खड़ी है। और पैरों पे खड़ी कैसे होगी? जब वो शिक्षाप्रद होगी, जब अच्छी उसका हाइजीनिक कंडीशन अच्छी होगी, जब बेटर सोसाइटी को जन्म देगी, खुशियाँ होंगी परिवार में। एंड 8th, रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर। देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? परिवार से ही शुरू होता है। क्यों बता दिया जाता है कि लड़के को इस तरह से रहना है, लड़की को इस तरीके से रहना है? ये हमारी परिवार, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ये सब ही इस चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन अगर वुमेन एम्पावर्ड हुई तो वो इस चीज़ों को रोकेगी, उसको शिक्षा के थ्रू ये पता लगेगा कि वाकई में ये चीज़ें कहाँ स्थापित करती हैं। ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमारा एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो हमने जन्म दी है। ये कोई ऊपर वाले भगवान जी ने हमको नहीं बोला था कि इस तरीके का जेंडर की फॉर्मेशन कर, क्योंकि हमें एक सोसाइटी चाहिए थी, हमें उसका एक बेस रखना था, उसका हमें एक कहें तो ढांचा तैयार करना था, बेस, और इसके आकार पर स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमने इस तरीके के रोल्स को एक दूसरे को बांटा। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन को अगर पढ़ाई लिखाई से वो समझ पाई तो वो इसको रिड्यूस होगा और लड़का लड़की में अंतर कम होगा, जिसकी वजह से सभी इससे लाभान्वित होंगे और लड़का और लड़की को बराबर अधिकार मिलेंगे, बॉय मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, और एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। देन मॉरल वैल्यू फैमिलीज, देखिए मॉरल वैल्यूज़, अगर एक लेडी एम्पावरमेंट होती है, वुमेन एम्पावरमेंट होती है तो मॉरल वैल्यूज़ आएंगी ही आएंगे और वो परिवार भी मॉरल फैमिली बन जाएगा। इकोनॉमिक राइज, देखिए देश में कंट्रीब्यूशन, देखिए हमारे देश का जीडीपी रेट बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हमारे देश की बढ़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, हमारा देश का एसेट हैं औरतें, वुमेन, हमारे देश के एसेट हैं बच्चे, एक एक इंसान हमारे देश का एसेट है। देखिए अगर एक भी लेडीज़ या बच्चा ऐसे ही रह जाता है और कुछ नहीं करता तो वो हमारे देश की इकोनॉमिक को नीचे ले जाता है। और अगर एक एक इंसान इकोनॉमी को आगे उठाता है, कमाता है, अपने लिए खड़ा होता है अपने पैरों पर, तो देखिए इससे देश भी आगे चलता है। एक एसेट एक देश का बेकार नहीं होता, वो यूटिलाइज होता है और हमारे देश की डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक राइज होती है, तो इसमें ये महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक लेडी का, एक वुमेन एम्पावरमेंट से। देन इंक्रीज इन कल्चरल वैल्यूज़, देखिए कल्चरल वैल्यूज़ में अंतर आएगा ही आएगा, इंक्रीज होंगी, क्योंकि अब वुमेन एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, वो हर तरह से शक्तिशाली है। देन सक्सेस टू डेमोक्रेसी, देखिए बहुत खूबसूरत लाइन है, डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने से नहीं होती कि अगर आपने बोल दिया हमारा देश डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेट है, तो बस सब मानने लग जाएंगे। आप मानेंगे कब? आप मानेंगे तब जब आप एजुकेट हैं, जब आप उसको समझेंगे, जब शिक्षा उसको आपको समझाएगी। और यही बात वुमेन एम्पावरमेंट की आती है। देखिए सक्सेस, डेमोक्रेसी की सक्सेस तभी है जब आप एजुकेट हैं, लिटरेट हैं, और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट इसको जन्म देगी। देन लीगल राइट्स वो पहचानेगी, अपने अधिकारों को पहचानेगी। देन एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट, अगर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वुमेन एम्पावरमेंट तो एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन, दैट्स इट। तो ये बहुत प्यारा टॉपिक था और ये ज़रूर आता है। देन इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन वुमेन, देखिए अगला टॉपिक है और ये भी बीएड पिछले जो पेपर था उसमें पूछा गया था एग्जाम में कि मास मीडिया का क्या रोल है, एक मास मीडिया कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए जब मास मीडिया की बात आती है तो मीडिया के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मीडिया आपका टेलीफोन भी है जो आपके इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन करता है, आपका नेट है, लेकिन मास का मतलब क्या? मास मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो, हर चीज़ में मास, MASS मास। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मीडिया एक साथ काम कर जाए, वो देखिए न्यूज़पेपर आप सभी के घर में आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। टेलीविज़न एक साथ एक टाइम पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जब एक टाइम पर एक साथ बहुत सारे लोग इसका मीडिया का इस्तेमाल करें उसे मास मीडिया कहते हैं। तो इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या पड़ा औरतों पर? देखिए इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाता है ये मास मीडिया निभाता है। आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी लेडीज़ को मिलती है, लोकल लैंग्वेजेस में ये छपता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को इंग्लिश नहीं आएगी तो वो हिंदी नहीं पढ़ सकता, हिंदी नहीं आएगी तो इंग्लिश, ये हर लैंग्वेज में है, अवेलेबल है। और इससे ये वुमेन पे बहुत असर डालता है, उनकी मानसिकता को खोलता है, उनको हर तरीके की जानकारी से अवगत कराता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंट्री, देश में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वुमेन, मैंने आपको पहले बताया, एक एसेट है, अगर वो बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा।
टेलीविज़न, ऑडियो विजुअल एड्स, ये मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और इसमें न्यूज़, इंफॉर्मेशंस, मनी एमर्जिंग, मैनी एमर्जिंग एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, मीडिया। आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो है वो मीडिया को कहा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा प्रमोट अगर कोई करता है, जैसे कोई हम लोग किसी ऐड को प्रमोट करते हैं या किसी किसी कैंपेन को प्रमोट करना, इसी तरह डेमोक्रेसी को अगर कोई प्रमोट करता है तो सबसे बड़ा वो है आपका मास मीडिया। देखिए जो वुमेन ओरिएंटेड सीरियल्स आते हैं वो एम्पावर लेडीज़ को करते हैं। इंटरनेट रोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर तरीके की जानकारी ले लीजिए आप, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ से लेकर मोटिवेशन से लेकर ये पिक्चर से लेकर फिल्म से लेकर राइट से लेकर ड्यूटी से लेकर सारी जानकारी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं, हरासमेंट केसेस क्या क्या हो रहे हैं, गर्ल चाइल्ड के बारे में सारी अवेयरनेस देना, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा और लैंग्वेजेस सीखना, और एजुकेशन कहीं पर भी और कैसे भी सीख लेना। कैन गेट एजुकेशन एट एनीवेयर एंड एनी टाइम। एंड रियली मास मीडिया इज अ बून फॉर वुमेन, यानी कि ये एक वरदान है और माने रखने वाली बात है। मास मीडिया इम्पैक्ट बहुत है और ये पिछली बार आया था। देन मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी एंड इक्वालिटी, इनमें डिफरेंस। ये ज़रूर आता है बीएड एग्ज़ाम में, और बच्चे इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये 4 मार्क्स का आता है। प्लीज़ अगर आप इन सबको कर लें, और अगर आपके पास सारा टाइम ना भी हो पढ़ने का, तो आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स में कर पाते हैं, क्योंकि ये दिमाग खोल देगा, आपको सारी चीज़ों से एक एक करके अवगत करा लेगा, और आप अपने आप भी सक्षम हो पाएंगे कुछ लिखने के। देखिए क्लास इक्विटी और इक्वालिटी में क्या अंतर है। सबसे बड़ी बात देखिए, इक्वल बचपन से अगर हम एग्जाम्पल दें अपनी मम्मी को, हम कभी कहते हैं ना कि हमें इक्वल देना, हमें बराबर बराबर देना, तो यानी कि हर चीज़ बराबर मात्रा में जो बढ़ जाए वो इक्वालिटी। अब इक्विटी भी इससे मिलता जुलता शब्द लग रहा है, तो इक्विटी क्या होगी, लेकिन इक्वालिटी तो नहीं लिखा हुआ। तो इक्वालिटी आप ऐसे समझ सकते हैं इक्विटी, कि इक्विटी ऐसी चीज़ है जो फेयरनेस, जस्टिस और इम्पार्शलिटी पर प्रिंसिपल है, इसके सिद्धांत है। क्या है इसके प्रिंसिपल? फेयरनेस, जस्टिस और इम्पार्शलिटी, मतलब कि ज़रूरतमंद को देना। आप मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देने वाली हूँ, एक क्लास से रिलेटेड। आप एक टीचर हैं और क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए अब आपके पास टाइम है और आप एक्स्ट्रा क्लास देना चाहते हैं। देखिए एक तो ये है कि आपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम दे दिया सभी बच्चों को, और आप जब अगले पीरियड में गए आपने पूरी क्लास की एक्स्ट्रा क्लास ली। आपने नहीं देखा कि इस बच्चे को समझ में आया नहीं आया, आपने बोला सभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, वेदर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो उस क्लास को सबने ज्वाइन किया, तो आपने इक्वल बांटा, सबको बराबर शिक्षा बांटी, तो ये दिस इज इक्वालिटी। लेकिन आपने कहा किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया वो रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाएं, और प्लीज़ जब मैं अगली क्लास में आऊँगी सिर्फ वही बच्चे मेरे रूम में आए, मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दूंगी। तो यहाँ पर आपने ज़रूरतमंद को क्लास दी और जिनको ज़रूरत नहीं थी उसको नहीं दी। तो ये इक्विटी है, इसमें फेयरनेस है, जस्टिस है, आपने जस्टिस किया, इम्पार्शलिटी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये इक्विटी है, आपने बराबर नहीं दिया, सबको नहीं दिया, आपने ज़रूरतमंद को दिया, नीडी पर्सन को दिया। तो ये इक्विटी है। ये जो इक्विटी होती है, जस्टिफाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी की चीज़ों पर जस्टिफाई करती है, जबकि इक्वालिटी जो है वो जस्टिफाई करती है बेसिस ऑफ क्वांटिटी की, मात्रा कितनी है। देन डिस्क्रिमिनेशन की बात किया जाए तो इक्वालिटी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है, गिव राइज टू नेगेटिव discrimination only। लेकिन equity is positive discrimination, इक्विटी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही भी होता है कि जिस ज़रूरतमंद को आप चीज़ दो, तो ये पॉजिटिव है। फोकस है, देखिए इक्वालिटी का फोकस कहाँ रहता है, इक्वालिटी का फोकस यहाँ रहता है कि इट्स मेन फोकस इज ऑन गिविंग समथिंग टू ऑल द पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड, कि किसी को ज़रूरत हो या ना हो लेकिन बराबर मात्रा में देना, ये इसका फोकस रहता है। लेकिन इक्विटी का क्या रहता है, इट्स मेन फोकस इज ऑन नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को मिलना, ये उसका मेन फोकस रहता है। देन मेजरेबल, देखिए इक्वालिटी को मेजर किया जाता है कि बराबर बराबर किसको दी, क्योंकि इट डज नॉट वेरी, नाइदर मैटर हु एवर लुक्स एट इट, क्योंकि ये कभी अलग अलग होता ही नहीं, कोई मैटर नहीं करता कि कितना किसको मिला। लेकिन इक्विटी एक सब्जेक्टिव है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है कि हम किसको कितना देते हैं। तो ये सब्जेक्ट सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड है। देन प्रोसेस, इक्वालिटी जो है वो आउटकम है और एंड रिजल्ट है प्रोसेस का, लेकिन इक्विटी खुद में ही प्रोसेस है, इक्विटी इज द प्रोसेस। देन रैशनल की बात की जाए, इक्वालिटी इज मोस्ट ट्रीटिंग इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ बीज रैशनल और नॉट, चाहे रैशनल हो या ना हो, लेकिन इक्वालिटी ट्रीट इक्वल करती है। बट इक्विटी इज टेकिंग अ रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजन, लेकिन इक्विटी हमेशा रैशनल और लॉजिकल डिसीजन लेती है कि लॉजिक है तभी इस बात के पीछे ये काम हो रहा है। फिर लुक्स की बात की जाए तो इक्वालिटी डज नॉट लुक एवरीवन डिफरेंटली, ये सबको अलग अलग नजरिए से नहीं देखती, इसके लिए सब बराबर है। इक्विटी लुक्स एवरीवन डिफरेंटली, हर एक को अलग अलग तरीके से देखती है, तभी तो ये जिसको जरूरत होती है उसी को देती है।
अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इन इक्वालिटी नो एनालिसिस इज नीडेड टू प्रैक्टिस इजीली, एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इक्विटी में प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज नीडेड, प्रॉपर एनालिसिस की आंकलन करने की बहुत ज़रूरत है जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन उस टाइम पे हो रही है, ताकि इक्विटी कैसे प्रैक्टिस हो रही है, वो नीड उसकी ज़रूरत क्या है, उसको पूरा भापना बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी इज़ नॉट कंसर्न विद द डिफरेंस और गैप ऑफ बिटवीन टू ग्रुप्स, अगर गैप भी दो ग्रुप के बीच में आता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इक्वालिटी में। लेकिन इक्विटी इट आइडेंटिफाइज द डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस को खोजती है एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द ग्रुप, और ग्रुप में जितना भी गैप है उसको रिड्यूस हो ये कोशिश करती है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्लास में किस तरह से, अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने पहले कहा आप उसको दे सकते हैं। तो दिस इज गाइस जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उम्मीद करती हूँ ये 3 पार्ट्स जो मैंने इसको बनाए हैं, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और ये ज़रूर आएगा। उम्मीद करती हूँ ये आए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। जया गोस्वामी, टाटा, बाय बाय।